हेलो दोस्तों, वेलकम टू निखिल गुड्डा ब्लॉग। जैसे कि हमने सिंघम अगेन का रिव्यू दे दिया था और फिर बुलबुलिया 3 का रिव्यू अभी दे रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है बुलबुलिया 3 का। हालांकि बुलबुलिया 3 हमने परसों ही देख ली थी, लेकिन कुछ टाइमिंग का इश्यू था, इसलिए आज रिव्यू दे रहा हूँ मैं। तो सिंघम अगेन का रिव्यू जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख ले। हमने अभी दिया है सिंघम अगेन का। तो जब सिंघम अगेन और बुलबुलिया 3 के ट्रेलर आए थे तब ट्रेलर के भी हमने रिव्यू किए थे। और बुलबुलिया 3 का ट्रेलर आपको याद हो तो हमने काफ़ी एक बिलो एवरेज कहा था। मुझे कुछ खास नहीं लगा था उसका ट्रेलर, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि कभी कभी ऐसी फिल्में होती है जिसके ट्रेलर अच्छे नहीं होते लेकिन फिल्म अच्छी होती है, और कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसके ट्रेलर तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिल्म में कुछ नहीं होता। लाइक सिंघम अगेन, जिसका ट्रेलर की हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। ट्रेलर बहुत ही अच्छा था लेकिन फिल्म में कुछ भी नया नहीं था। जो ट्रेलर में दिखाया था वही फिल्म में दिखाई दे गया। लेकिन बुलबुलिया 3 की बात अलग है। बुलबुलिया 3 के जो ट्रेलर में उसकी स्टोरी नहीं दिखाई गई थी, जो कि यही उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। बुलबुलिया 3 के जो प्लस पॉइंट है उसमें उसकी स्टोरी बढ़िया है बुलबुलिया 3 में। तो स्टोरी की बात करें तो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी बुलबुलिया 3 की अगर हम बात करें, लेकिन दोनों हॉरर दोनों ही मुझे थोड़े से वीक लगे एज अ कम्पेयर टू बुलबुलिया 1 and 2। हालांकि जो हॉरर था वो कुछ हद तक हमें सेकेंड हाफ में दिखाई दे गया था, और कॉमेडी भी जो फर्स्ट हाफ में जितनी थी वो सेकेंड हाफ में उतनी नहीं थी। मतलब कि एक दो 4-5 सीन है जिसमें हमको हंसी आती है, बाकी कॉमेडी ना के बराबर थी। और हॉरर में जो मंजुलिका का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। आई मीन थोड़ा बहुत हॉरर लगता है। बाकी तो कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक में जो वो हॉरर साउंड ऐसा कुछ इसमें फील नहीं होता है। तो हॉरर कॉमेडी में थोड़ी सी नीचे हो रही है एज अ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आगे स्टोरी अच्छी है इसकी, तो स्टोरी की हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कहानी की बात करें तो कहानी 200 साल पहले से शुरू होती है, जहाँ पे रफघाट नाम का एक गाँव है, जहाँ पे एक जो मंजुलिका है या किसी को हम देख सकते हैं मंजुलिका को, और वो नाच रही है। वहाँ से इवेंट शुरू हो रहा है, और जो उसके राजा है महाराजा और कुछ गाँव वाले वहाँ पे आते हैं और उसको जो मंजुलिका नाच रही थी वहाँ पे उसको उठा के ले जाते हैं, और सबके सामने पूरे गाँव वाले और राजा उसको कहते हैं कि इस मंजुलिका को जला दो, और मंजुलिका को पूरा बांध दिया जाता है। और मास्क पहना हुआ जो एक आदमी होता है वो मंजुलिका को पूरा जला देता है। और उसके बाद जो है ना वो मंजुलिका की जो आत्मा है ना वो वहाँ पे आज़ाद हो जाती है। और जो सबसे पहले जो मास्क वाला मैन था पहले उसको मार देती है, फिर उसके राजा को मार देती है। हालांकि फिर कुछ राजपुरोहित या वो कुछ पंडित ऐसे आते हैं जो कि मंजुलिका को आत्मा को एक जो हवेली है उसमें कैद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। वहाँ पे जो पास्ट था वो ख़त्म हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। वहाँ पे हम रूहान को देखते हैं जो कि रूह बाबा है। आई मीन जो कार्तिक आर्यन ने वो रोल प्ले किया है, और उसके साथ एक उसका पार्टनर है वो अरुण, उसका रियल नाम है, वो जो हमने TVF में देखा था वायरल फीवर में। तो अरुण है उसका, वो वायरल फीवर में आता था। वो दोनों उनके लोगों को आई मीन बेवकूफ़ बनाते हैं। आई मीन उसको लोग कहते हैं कि वो भूत भगा सकते हैं, भूत से बातचीत कर सकते हैं, और वो अलग अलग घर में जाते हैं और भूत भगाने का नाटक करते हैं, और इससे पैसा वो कमाते हैं। ये उसकी जो लाइफ होती है वो रोहन की और उसकी पार्टनर की होती है। फिर हमें उसके जो
उसका नाम रियल नाम तो नहीं है, लेकिन तृप्ति और उसके मामा, तृप्ति का नाम जो है मीरा बना है, मीरा नाम है उसका, उसकी एंट्री होती है। तो वो रूप बाबा के जो ये ढोंग होता है कि भूतों को भगाने वाला होता है, उसकी जो चोरी होती है वो पकड़ लेते हैं और उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, जिसमें वो रूप बाबा है, कोई असली के बाबा नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा था, ऐसा कुछ सबूत उसमें होता है। तो वो मीरा और उसके मामा रूप कार्तिक आर्यन को कहते हैं कि ये वीडियो अगर यूट्यूब पे वायरल हो गई तो कार्तिक आर्यन उसको कहता है कि क्या करना होगा मुझसे। तो वो कह रहे होंगे कि उसकी जो हवेली है रक्त घाट में, वहाँ पे मंजुलिका की जो आत्मा कैद है। हालांकि मीरा भी उस बात को नहीं मान रही होती, भूत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा वो कुछ ऐसी बातों में मान नहीं रही होती है। तो वो कार्तिक को कहती है कि सिर्फ तुम्हें मंजुलिका को भगाने का नाटक करना है, ताकि इस हवेली को वो बेच सके और अच्छी खासी कीमत आ सके। और उसकी कीमत में से जो 1 करोड़ है वो कार्तिक आर्यन को भी ऑफ़र करती है वो, कि 1 करोड़ हम तुम्हें भी देंगे। तो कार्तिक आर्यन उस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें हवेली में जो राज परिवार दिखाया देता है, जहाँ पे अभी का जो राजा होता है वो विजय राज होता है, और उसके कुछ जो अंगरक्षक और उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि वो राजमहल को छोड़कर उसके बाजू में जो तबेला होता है वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, क्योंकि वो हवेली है उस पर मंजुलिका की आत्मा है, इसलिए वो तबेले में रह रहे होते हैं। और काफ़ी कुछ गरीब जैसे रह रहे होते हैं, मतलब जो टूटते से वो 1-1 साल तक चला रहे होते हैं। सूखी रोटी के लिए लोग झगड़ा करते हैं, ऐसा कुछ ले रहे होते हैं। हालांकि उसका जो मेन फोकस है उसका हवेली को बेचना ही है, जिसमें मंजुलिका रहती है। कुछ भी करके वो मंजुलिका को भगा कर वो हवेली को बेचकर अच्छी खासी कीमत वो हासिल करना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम फिर वो हवेली में जाता है वहाँ पे, और फिर से हमें पास्ट की कहानी दिखाई देती है। हमें जो पास्ट की कहानी है वो हमें वापस दिखाई देती है, जहाँ पे मंजुलिका जब छोटी थी तब से काफ़ी टैलेंटेड थी, मतलब जो नाचने गाने में या फिर वो जो वेपन्स चलाने में या निशानेबाज में वो काफ़ी अच्छी थी, और गांव वाले भी काफ़ी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और वही अपने आप को जो मंजुलिका थी वो अपने आप को ऐसा लग रहा था कि वही अगली जो राजकुमारी है इस रक्त की, वो वही बनेगी, और वो काफ़ी खुश थी। तभी यहाँ पे जो राजा होता है उसका एक जो बेटा होता है उसका जन्म होता है, वो उसका और कुछ उसकी दासी का पुत्र था, जो कि मंजुलिका का छोटा भाई था। उसका बेटा था, मंजुलिका थोड़ी बड़ी होगी तभी उसका जन्म होता है उसके छोटे भाई का। उसका नाम देवेंद्र नाथ रखते हैं। हालांकि तब से ही मंजुलिका को वो जो उसका छोटा भाई है वो उसको काफ़ी नापसंद होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये मेरी सिंहासन पे बैठ गया तो। और होता ही कुछ ऐसा है, जब बड़े होते हैं तो राजा उसके जो देवेंद्र नाथ होते हैं उसको राजा राजकुमार बनाने की सोच रहे हैं, और वो मंजुलिका को काफ़ी बुरा लगता है, और वो उसके साथ वो दिखाई देता है कि वो देवेंद्र नाथ को मार देती है, और फिर गांव वाले पूरे मंजुलिका को जला देते हैं। ये पूरी पास्ट की कहानी हमें दिखाई देती है। उसके जो फिर जो है ना राजपुरोहित की एंट्री होती है, जो मनीष वधवा, जो हमने गदर 2 में भी देखा था, उसकी एंट्री होती है, और उसके पूर्वजों ने मंजुलिका को दरवाजे के हवेली में जो दरवाजे है उसमें कैद कर रखा है। हालांकि वो एक नहीं 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे में जो सुरंग निकलती है, खुफिया सुरंग, उसके आगे एक दूसरा दरवाज़ा जहाँ पे जो असली आत्मा है वो वही कैद थी। और ये जो राजपुरोहित होते हैं वो लोगों को मना करते हैं कि इस दोनों दरवाजे को खोलना मत हुआ, क्योंकि वो आत्मा है ना वो आज़ाद हो जाएगी। हालांकि एक और बात कहना रह गई थी, जब कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है गांव में तो लोग उसे काफ़ी गौर से घूरने लगते हैं गांव वाले। कार्तिक को काफ़ी नया लगता है कि ये लोग मुझे घूर क्यों रहे। और जो हमने देवेंद्र की बात की थी, जो राजा का पुत्र था, उसकी जो शक्ल है वो कार्तिक आर्यन से मिल रही होती है। ये पॉइंट आप याद रखना।
और इसीलिए लोगों को लगता है कि जो मंजलिका ने जो उसके भाई को मारा था, फिर उसका भाई है ना अभी पुनर्जन्म लेके आया है और मंजलिका को इस गांव से भगाने के लिए आया है, उसकी आत्मा को वो भगाएगा। इसलिए वो लोग कार्तिक आर्यन को बोलते हैं कि ये है ना वो कुछ करेगा और मंजलिका को भगा देगा। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे राजपुरोहित ने जो दरवाज़ा खोलने के लिए जो मना किया है वो कार्तिक आर्यन और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मीरा के, वो खोल देते हैं और मंजलिका आज़ाद हो जाती है। और तभी वहाँ पे हमें विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। जब माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है तब से ही घर में कुछ अजीबोगरीब जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं वो धीमे धीमे होने लगती है। और तभी एक पास्ट स्टोरी में एक सीक्रेट रिवील होता है कि जो राजा थी उसकी एक नहीं दो बेटियाँ थी, एक मंजुलिका और दूसरी अंजुलिका। ये एक सीक्रेट वहाँ पे रिवील होता है जब सेकेंड हाफ में फिल्म शुरू होती है तब। और उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और यही टुकमा इन शॉर्ट यही पूरी फिल्म की कहानी थी। इसके आगे की हम स्टोरी नहीं बता सकते बिकॉज इट इज़ अ थ्रिलर मूवी, क्योंकि थोड़ा सा भी हमने स्टोरी इसके आगे बता दिया तो स्पॉइलर हो सकता है। तो फिल्म के एंड में क्या होता है, क्या जो रूहान है जो कार्तिक आर्यन है क्या सच में वो पुनर्जन्म लेके आया था या मंजुलिका और अंजुलिका की कुछ और ही कहानी है। हालांकि इसमें जो प्लस पॉइंट है इसका जो ट्विस्ट आता है जब मूवी में लास्ट के 20 मिनट में वो ही है। वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि वो ये हो सकता है। वो जो ट्विस्ट था वो बहुत ही अच्छा था और यही इसका प्लस पॉइंट है। जो फिल्म के लास्ट 20 मिनट है क्लाइमेक्स के वो ही सबसे बढ़िया है। तो ये फिल्म की स्टोरी थी। ओके, तो फिल्म की अगर बात करें तो ओके थी फिल्म। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लंबा लगा मुझे। कुछ जहाँ पे जब वो कुछ पैरानॉर्मल नहीं होता था, कुछ हॉरर कुछ था, लेकिन कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि उतनी हंसी आती नहीं है फर्स्ट हाफ में हमें, थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन फिल्म की जो पेस है, फिल्म की जो स्पीड है वो सेकेंड हाफ में शुरू होती है जब माधुरी और विद्या दोनों की एंट्री हो जाती है और वो उसमें से असली मंजलिका कौन है वो हमें एक आगे थ्रिल महसूस होता है स्टोरी में जब आगे बढ़ जाती है। सेकेंड हाफ में भी कुछ सीन्स अच्छे थे। तो मंजुलिका का जो पास दिखाई दे रहा है और जब स्टार्टिंग में जो मंजुलिका को जलाया जा रहा है उसके वीएफएक्स अच्छे थे। और एक अच्छी बात है जो जवान की एंट्री होती है। जवान के जो आपने जवान देखी होगी शाहरुख खान का वो जो मम्मी टाइप कैरेक्टर था उसकी एंट्री होती है, वो भी बहुत ही अच्छा था। कॉमेडी था वो भी, तो वो भी एक बढ़िया सीन था। बाकी वीएफएक्स इसके बहुत ही अच्छे थे। और एज कंपेयर करें भूल-भुलैया ठीक हो, पहली वाली भूल-भुलैया दूसरी भूल-भुलैया 2 से तो थोड़ी सी ये वीक होती है, लेकिन ये सिंघम अगेन से बेहतर है। सिंघम अगेन के बारे में जो हमने बात की थी कि इसमें कुछ भी सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो रहा था, बिल्कुल रामायण का कॉपी किया जा रहा था। जब हम फिल्म देखते हैं तो कुछ भी ऐसा थ्रिल महसूस ही नहीं होता, कुछ नया दिखाई ही नहीं देता था। सिंघम अगेन में हमें पता ही होने वाला था कि अगला सीन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट में ये होगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। तो उस फिल्म देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन भूल-भुलैया 3 एक थ्रिलर स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी है। फिल्म में देखने के वक्त मज़ा आता है कि ओ माय गॉड अगले सीन में ये होगा, ओ माय गॉड ये हुआ। तो ये एक अच्छी बात है भूल-भुलैया 3 की। एक्टिंग की अगर बात करें तो कार्तिक आर्यन ने बढ़िया एक्टिंग की है। ऑफ कोर्स डांस भी वो बढ़िया की है, लेकिन जो भूल-भुलैया 2 में एक्टिंग की थी कार्तिक आर्यन ने उतनी बेस्ट नहीं की है। हालांकि वो जब ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स में उसके बाद भी जो कार्तिक आर्यन की एक्टिंग है वो हमें काफ़ी अच्छी लगती है। तृप्ति की एक्टिंग ठीक ही था, उसका रोल कुछ खास नहीं था। जैसे कि देवेंद्र नाथ की हमने बात की
कि असली मंजुलिका कौन होती है, विद्या बालन होती है या माधुरी दीक्षित होती है। ट्रेलर में हमने बात की थी कि वो तृप्ति भी निकल सकती है असली मंजुलिका। और जो देवेंद्र नाथ जो राजकुमार था उसकी जो पत्नी थी, हालांकि उसको जो पूरा फेस हमने नहीं दिखाया, लेकिन वो उसका घूंघट जो ढका हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल तृप्ति अभी की जो मीरा है उसके जैसे ही लग रही थी। तो हमें ऐसा थोड़ा सा डाउट होता है कि लास्ट में कुछ तृप्ति को लेकर कुछ होगा कि वही मंजुलिका होगा या ऐसा कुछ ट्विस्ट आएगा। लेकिन क्रिएटर्स ने कुछ अलग ही ट्विस्ट डाला है इस मूवी में। तो तृप्ति की कुछ खास एक्टिंग, कुछ खास रोल था नहीं। बाकी माधुरी और विद्या का बहुत ही अच्छा रोल था, जिसमें जब भी सेकेंड हाफ शुरू होता है तब से ये जो कहते हैं वो थ्रिल महसूस होता है। और कुछ सीन कॉमेडी भी थे, जहाँ पे माधुरी दीक्षित थी जो बिजनेसमैन आता है और वो कुछ हवेली को खरीदने की बात करता है और फिर इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो माधुरी दीक्षित जो हंस कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और उसके बाद विद्या बालन हंसती है, वो सीन बहुत ही बढ़िया कॉमेडी था, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दिया गया था। और फिर उन तीनों की बात करें, जो पंडित, छोटा पंडित और पंडिताई है, जो राजपाल यादव, संजय मिश्रा और फिर उसका जो रोल था अश्विनी ने निभाया है। तो उस तीनों की एक्टिंग ओके थी। उसने काफ़ी कॉमेडी करने की कोशिश की है। कोशिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को उसकी जो एक्टिंग पे उतनी हंसी नहीं आती है, एकदम फोर्सफुली लगता है कि ये लोग फोर्सफुली हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उसकी तीनों की एक्टिंग भी ठीक ही थी। महाराजा का रोल जो किया है वो विजय राज ने किया है, उसने भी अच्छा किया है। और राजपुरोहित का जो रोल है वो मनीष वढवा ने किया है, वो भी बढ़िया था। तो ये फिल्म थी और फिल्म अच्छी थी, सिंघम से तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन पहले बात और दूसरी बात की तुलना की जाए तो ये थोड़ी सी वीक लगी। हालांकि इस फिल्म का जो ट्विस्ट आता है इनमें वो बहुत ही बढ़िया था और वही ट्विस्ट के कारण ये फिल्म अच्छी साबित होती है, वरना थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती थी ट्विस्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था इसलिए। तो ये थी बुलबुलैया 3 का हमारा रिव्यू। तो आगे भी कुछ आएगा ब्लॉग या कुछ वीडियो हम बनाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।